पशुधन कवच है, इसमें हमारा ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से जो हमारे लघु एवं सीमांत या पहाड़ के जो हमारे किसान हैं, जहाँ तक वेटरनेरियंस भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती है, तो वहाँ पर किस तरीके से हम बीमावरण को लेके जाएँ। अब होता ये है कि जैसे पहाड़ में तो ये है कि भैंस अगर हल्के सी या गाय भी हल्की सी गिर गई, हालाँकि जो बदरी गाय है या जो पहाड़ी गाय है उसमें चपलता थोड़ी ज़्यादा रहती है, गिरती नहीं, परंतु अगर वो गिर जाती है, वो बैठ जाती है। बैठ जाएगी तो वो दूध देना बंद कर देती है, जिस कारण से उसको आय का नुकसान होता है। इसी तरीके से आप देखें बाकी राज्यों में भी अगर किसी तरीके से बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है या उसने कुछ हाई नाइट्रोजन वाली बरसीम तरीके की ज़्यादा तरीके का वो आहार खा लिया तो उसका पेट फूल जाता है, टिम्पनी से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण में उसका जो हानि होती है वो 70 से 80 हज़ार से लेके 2 लाख रुपए तक का उसका नुकसान है। एक तो उसका जो आय अभी स्थापित है, वो भी उसका पूरी तरह से दोहन हो गया और ऊपर से उसको और लोन लेके भी उसको लेना पड़ेगा। तो जो कवर दिए जाते हैं, वह कवर होता है या तो उसकी मृत्यु डिज़ीज़ से हो, किसी लिस्टेड डिज़ीज़ से हो या एक्सीडेंट से हो जाए या उसको ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट करते समय उसकी मृत्यु हो जाए। अब एक बहुत इसी साथ मैं बताना चाहूँगा कि पशु जो पालन विभाग है उसकी तरफ से एक और महत्वाकांक्षी योजना चलती है जिसे वैक्सीनेशन बोलते हैं। अभी आप सभी लोगों ने सुना होगा कि एक लंपी डिजीज़ बहुत चली थी। तो उसको अब आप नहीं सुनते उसके बारे में, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज़ोर से चलाई और बिल्कुल क्षेत्र में जाकर लगभग ये कार्य किया कि सभी को हम वैक्सीनेट करें। तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि किसानों के पास वो वैक्सीनेशन कार्ड उपलब्ध रहे कि उनके पशुधन का जो वैक्सीनेशन हुआ है, वह किस दवाई से हुआ है और किस बीमारी के लिए हुआ है। तो अगर वैक्सीनेशन नहीं है या डिज़ीज़ से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको क्लेम मिलता है। तो जो मुख्य इसमें कवर रहते हैं, वह दुधारी गाय, दुधारी भैंस, जो कामकाजी वाले बैल होते हैं, वो भी रहते हैं आपके। उसके बाद शीप और गोट तो रहता ही है और केमल और पोल्ट्री भी रहता है। अब एक्सीडेंट कवर है। एक्सीडेंट मतलब मान लीजिए कहीं रोड से उसको ले जा रहे हैं, किसी ट्रक से उसकी भिड़ंत हो जाती है, उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो उस केस में जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, क्योंकि जैसे उसके लिए 72 घंटे का प्रावधान दिया है। पहले ये 48 घंटे था, परंतु पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने बताया कि भई हम हमारी छानी अलग होती है, हम वहाँ रहते हैं तो कई बार हमको पता नहीं होता है कि हमारे उसमें हुआ है। 1-2 दिन का समय लग जाता है। तो क्योंकि अलग-अलग भौगोलिक दृष्टियाँ हैं हमारे देश में, अ, हमको इसीलिए उसको जो इंटीमेशन है, तो 72 घंटे के अंदर आपको हेल्पलाइन पे अगर आप इंटीमेशन देते हैं, तो व्यक्तिगत सर्वे होता है। इसी तरह से मिर्च में 24 घंटे में, क्योंकि उसकी जो कार्कस है वो खराब होने लगती है। तो अगर मिर्च जो हमारा पशुधन है उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, तो आप इंटीमेशन दीजिए, उसका सर्वे होगा, पोस्टमार्टम होगा, आपको क्लेम उसका मिल जाता है। तो मुख्यतः जो रहता है, अगर आप बाज़ार में देखेंगे, तो कई तरीके के बीमा के उत्पाद आपको मिल जाएँगे, परंतु नेशनल लाइवस्टॉक मिशन ही सभी का पूरक, मतलब शुरुआत नेशनल लाइवस्टॉक मिशन से ही हुई थी। उन्होंने ही इस चीज़ को देखा था कि हाँ, हमारे पशुपालकों में एक तरीके की ये कमी है कि उनकी आय की कोई सुरक्षा कवच नहीं है। उसी में इंश्योरेंस प्रिंसिपल पे लेकर राज्य सरकारों ने टेंडर किया, अलग-अलग जो सरकारी या गैर सरकारी कंपनियों ने आवेदन किया उसमें, और उसमें वो 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके लिए वे बीमा करते हैं। तो अगर कोई भी आप में से कृषक है और वह चाहता है कि इस तरीके की योजना से वह जुड़े, तो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन की वेबसाइट पे जाकर वो उसको देख सकता है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का भी अपना उत्पाद है, आप कॉल सेंटर पे कॉल करके देख सकते हैं। मेरा नंबर भी है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन देखता हूँ। बाकी अगर अन्य राज्यों से हैं तो वह नेशनल लाइवस्टॉक मिशन
में जाकर उसकी वेबसाइट से जो भी क्रियान्वयन एजेंसी है उसके बारे में जानकर उसके बारे में कौन वहाँ पे इसको क्रियान्वित कर रहा है, आप उससे संपर्क में आकर करा सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे मौका दिया। पवन सर का बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। आदरणीय शुभम जी, धन्यवाद। अतिशय महत्वपूर्ण आपने जानकारी सदन में दी। अब मैं सबसे पहले आदरणीय श्री पवन कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ और फिर बाद में सबके हैंड रेज लेंगे। जी, आदरणीय पवन कुमार सर। जी, धन्यवाद धन्यवाद रंजना जी। और आज के मुख्य वक्ता शुभम जी का बहुत अभिनंदन कि उन्होंने आज अपना समय निकाला। आज जो संवाद हमारा हुआ है, संवाद अब आगे जारी रहेगा चर्चा परिचर्चा के माध्यम से। और यह जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी कि हमारी गौ माता को कैसे बचाया जाए, उसके साथ में एक ज्ञापन भी बना हुआ था। मुझे ध्यान है कि अगर दिनेश सेमवाल जी हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वो उस ज्ञापन को निकाल के उसकी ये जो मुख्य बिंदु हैं एक बार फिर से सदन में एक बार पढ़ लें, क्योंकि ज्ञापन के साथ साथ उसमें जो सक्सेसफुल किसान हैं या सक्सेसफुल सफल कहानियां हैं किसानों की पशुपालन से संबंधित, उसके विषय पर भी हमारे सदन के ही कुछ सदस्यों के नाम भी उसमें दिए गए थे, उसके कार्यों के वर्णन के साथ ही। तो ये 2 पन्ने का जो पत्रक बना हुआ था, इस अपेक्षा के साथ कि हमारे पशुधन को हम बचा पाएंगे, हम उसकी संरक्षण कर पाएंगे, उसकी जो आवश्यक जो है उसकी प्रति हमारा जो दायित्व है उसको निभा पाएंगे, उस विषय पर भी हम आगे दिनेश सेमवाल उसको निकाल करके उसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरा शुभम जी से एक अनुरोध है कि जो पशुधन बीमा से संबंधित आपके जो अनुभव रहे हैं और उसकी सफल कहानी के कुछ एक उदाहरण अगर हमारे पास हैं, जहां एक छोटा किसान भी और एक बड़ा गौशाला के रूप में जो आपके अभी तक के कुछ कार्य हुए हैं जो क्रियान्वित हुए हैं, उन कहानियों को भी आप उनकी जो केस स्टडी के रूप में छोटा सा एक संक्षिप्त विवरण अगर आप बता देंगे कि फलाना जगह पर फलाना किसान ने ऐसा उसके साथ हुई थी, तो उसके लिए फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, और इसके अलावा एक कोई बड़ा गौशाला में कुछ घटना हुई तो उसके प्रति फिर वो केस कैसे आए, उसका क्रियान उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या रहा, और इससे गौशाला मालिक को और उसके चाहे वो छोटा किसान हो उसको किस प्रकार से लाभ पहुंचा। तो इन 2 चीज़ों पर एक संक्षेप में अगर आप कुछ केस बताएंगे तो हमारे जो उपस्थित सभी साथी हैं उनको और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। और आपसे के करने के बाद फिर आगे दिनेश सेमवाल जी हमारे पत्रक पर भी एक बार बातचीत करेंगे। जी शुभम जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं आपको 2 उदाहरण इसमें देना चाहूँगा। मेरी पोस्टिंग जब भोपाल में थी तो छिंदवाड़ा एक वहाँ डिस्ट्रिक्ट है और मुझे लगता है कि प्रगति में थोड़ा-सा वो पीछे छूट गया है। वहाँ पर एक हमने लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत ही किया था, उसमें क्रियान्वयन हम नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का कर रहे थे। उसके पास 2 गायें थीं और वह खेत दूसरे के खेत में काम करता था, पर गाय उसपे 2 ही अब थीं जिससे वो थोड़ा-सा दूध अपने लिए और बाकी जो है वो जो कोऑपरेटिव होता है वहाँ वो देता था। तो कोऑपरेटिव से ही उसको पैसा मिला था लेने का और उसी के दूध से वो पैसा कट-कट के जो वो दूध उनको सप्लाई करता था उसी से उसकी लोन का अमाउंट कटता रहता था। 1-2 गाय उसकी जो है एक किसी के खेत में इस तरीके से बढ़ गई थी कि उन्होंने वहाँ पर जो हाई नाइट्रोजनस फीड होती है उसका कंजम्पशन कर दिया। इमीडिएटली वो उनका दम घुटने लगा, पेट फूलने लगा और एट द मोमेंट उसकी डेथ हो गई। आप समझिए कि आप किसी के खेत पे काम कर रहे हैं, आपकी आमदनी जो खेत से काम करके होनी है दिन भर, उसका आमदनी और पशुपालन की आमदनी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दूध आप
हालांकि उस डिस्ट्रिक्ट में उतना महंगा दूध नहीं मिलता था, पर आज आप अपने में देखेंगे तो 60 लीटर 62 लीटर भी दूध मिल रहा है। तो उसकी आमदनी को एकदम से झटका लगा। उसने वहां पे हमारे जो फील्ड सुपरवाइजर थे उनको इमिडिएटली फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। फील्ड सुपरवाइजर ने वहां के जो ब्लॉक के जो वेटनेरियन थे उनको कॉल किया, तो वो अपने जो उनके साथ रहता है, पैरावेट बोलते हैं, वो डिप्लोमाधारी होता है वो वेटनरी में, इमिडिएटली शाम को आए, दोनों का पोस्टमार्टम किया, रिपोर्ट बनाई, और हमने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देखे, और मात्र 5 दिन में हमने उसका क्लेम सेटल कर दिया। ये क्योंकि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत था, और वह इतना मतलब ग्रेटफुल हुआ इस चीज को लेके कि उसने अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ही नई कैटल खरीद ली। हालांकि एक ही ली उसने उस टाइम पे, दूसरी का मैं उससे संपर्क में नहीं रहा, पर उसने इमिडिएटली 1-1.5 हफ्ते के अंदर उसने कैटल ले ली थी, और वो उसका कुछ समय बाद उसका वही इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हो गई थी। तो क्लेम, टाइमली क्लेम, साथ में मेरे बहुत अभिनय मित्र है वहां पर कार्यरत है, उन्होंने एक जो मंडली होती है उसके वहां के एक पशुधन पालक थे, उनका उन्होंने उनकी 2 कैटल इमिडिएटली डेथ हुई थी। और क्योंकि वो एक एक तंत्र इतना बड़ा है उस राज्य में कि छोटे छोटे पशुपालक से मिलके ही वो इतना बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर आज की तारीख में चला रहे हैं। अब क्योंकि वो एक बड़े संस्थान से जुड़ा हुआ था, तो वो इतनी मुश्किल नहीं आई उसको वेटनेरियन को ढूंढने में या फील्ड सुपरवाइजर को ढूंढने में। अब छिंदवाड़ा बहुत डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट था, पर क्योंकि हमने प्रचार प्रसार की जो सामग्री थी वो सही सही जगह पर लगा रखी थी, हमने जो वेटनेरियंस के हमारे नंबर, कांटेक्ट नंबर अगर लगा रखे थे, वो खैर हमारी बाध्यता भी होती है योजना के प्रचार प्रसार में कि हमको कांटेक्ट की डिटेल्स को जगह जगह पर दिखाना होता है, टोल फ्री नंबर और कॉल सेंटर का नंबर दिखाना होता है। तो इसी तरीके से, हालांकि उनका व्यक्तिगत था, हमारे पशुधन में था जो मंडली का मैं आपको बता रहा हूँ, और क्योंकि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में 5 कैटल पर हाउस होल्ड की बाध्यता होती है, तो मंडली में हम लोग व्यक्तिगत वो टेंडर निकालते, तो एआईसी ने उसमें प्रतिभाग किया हुआ था। इमिडिएटली आप समझिए 15 दिन के अंदर हमने उसका क्लेम सेटल कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जल्दी क्लेम सेटल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑलरेडी आप इकोनॉमिक स्ट्रेस झेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका कमाई के जरिए पे एक एक तरीके से अंकुश लग गया है। तो इमिडिएटली अगर इकोनॉमिक रिलीफ मिल जाता है, तो किसान इतना कृतज्ञ हो जाता है कि साहब आपने, और वो मिठाई लेके ऑफिस आया था, मुझे याद है। तो कृतज्ञता इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह सोच भी नहीं सकता था कि ये भी एक उस, अब होता ये है कि अभी आज की तारीख में कृषक एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं लेता है, वह देखा देखी में ज्यादा रहता है। हमको इसी इसी अ, आयाम को बदलना है कि किसान इंटेलिजेंट डिसीजन ले सके। किसान इंटेलिजेंट डिसीजन तब ले सकता है जब उसके पास प्रोज एंड कॉन्स, उसके खराब पहलू, उसके अच्छे पहलू, उसका वित्तीय कितना रखेगा, इसका अगर डिटेल हो, वह तभी ही इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। तो अभी क्या होता है, देखा देखी चल रहा है कि हाँ भाई वो हैं, वो अच्छे किसान, वो कर रहे हैं तो हम भी कर दिए। इन्होंने भी इस तरीके से किया था कि अच्छा ठीक है, ये हो रहा है तो करा देते हैं। हालांकि मंडली में बाध्यता भी रहती है एक तरीके से, पर ज्यादातर किसानों में ये रहता है कि ये कर रहे हैं, चलो हम भी करा देते हैं। पर जब उसे असल में बेनिफिट मिलता है, तो वह रिपीट कस्टमर बन जाता है कि नहीं, मुझे, मैं तो कराऊंगा, मेरा थोड़ा सा अंश जरूर जा रहा है। पर आप देखिए इमीडिएट डेथ में उसको बिल्कुल रिलीफ, अगर 15 डेज में अगर क्लेम सेटल हो जा रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही मेरे 2 एग्जाम्पल थे। हालांकि हम जब उत्तराखंड में इसको कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में हमने काशीपुर में सोना डेयरी है, उनके साथ हम इसको लेके जा रहे हैं। उसके बाद हिमोथान एक एक अच्छा नेटवर्क है यहाँ पे, उसके साथ हम इसके साथ आगे जा रहे हैं। बाकी छोटे छोटे कृषकों को जो रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी, पुरोला के तरफ के जो छोटे छोटे सीमांत किसान, हम वहां पे जाकर इस योजना को, हमारी ये तो खैर हमारा खुद का उत्पाद है, तो क्योंकि पहाड़ी जिलों में जो
डेंसिटी होती है वेटनेरियंस की वो कम होती है, इसलिए हम अपने फील्ड सुपरवाइजर की जो वहाँ लोकल के रेजिडेंट हैं इसके साथ इनको लेके जा रहे हैं और अभी शुरुआती स्टेज में ही हैं हम और होपफुली हम इसको आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद सर, मैं यही कहूँगा। जी धन्यवाद शुभम जी, बहुत धन्यवाद। मैं लेकर आओ सब मेरे पास हिसाब किताब ले सकते हो जी सर। जी सर, आवाज चला गया था। हेलो जी जी, अब आवाज आ रही है? सॉरी, मैं अनुरोध करना चाहूंगा दिनेश जी से कि अगर वो पत्रक पशुधन के ऊपर जो बना था उसके बारे में अगर वो आपने उसको ढूंढ लिया है तो उसको कृपया उसकी मुख्य बिंदु को संक्षेप में शेयर कर लें जिससे कि हम उसको भी देख लें। जी दिनेश जी। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे लगभग 4-5 मिनट लगेगा। जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप तब तक के मालूम करिए। तब तक के अब हम अगला जो प्रश्न है उसके लिए मैं रंजना जी से और मुनीलाल जी से अनुरोध करता हूँ कि अभी हैंडरेज रमेशन मेहरा जी का था तो वो भी अपनी बात कर लें और फिर सत्र को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आपका हैंड राइज था, कृपया अपना सवाल करें। जी ओम, मेरा प्रश्न आदरणीय मुख्य वक्ता महोदय जी से है कि पिछले दिनों जब हम लगभग 3-4 साल पहले गोट के संबंध में जानकारी लेने गए तो ये कहा गया था हम कि गोट के नहीं होता है इंश्योरेंस, इसलिए बैंक लोन देने में बहुत झिझक रही थी। तो छोटे लोग जो है ये कब से शुरू हुआ है सर, इसकी जानकारी हो तो हम जब अपने साथियों को बता सकें कि अब इस पर भी प्रारंभ हो गया है। जी हो। धन्यवाद सर। गोट में पहले होता था, ऐसा नहीं होता है, परंतु कई राज्यों में खासकर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी देखा गया कि गोट का साल जो उसको अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, मतलब उसकी जो डेथ थी और ये कई जगह रिपोर्ट हुआ, तो जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पाया गया कि गोट की स्लॉटरिंग जो की गई थी वह विलफुल थी, मतलब उसकी जो पार्टी के लिए या किसी और चीज के लिए उसका स्लॉटरिंग की गई थी। इस वजह से सभी जगह पर ये ट्रेंड चालू हो गया। तो होता ये था कि वहां स्लॉटर करते थे गोट को सेलिंग के लिए और फिर उसका क्लेम बना के दे देते कि भाई इसकी डेथ हो गई है और कारकस है नहीं। इस वजह से सारे संस्थानों को बहुत लॉस हुआ, तो हल्के हल्के जो है गोट से लोगों ने हाथ पीछे करना शुरू कर दिया। ये बात आपकी सच है कि ऐसा नहीं है, होता नहीं है, बात यह है कि कोई करता नहीं है। ज्यादातर हो ये रहा है कि गोट के केस में जो दक्षिण के राज्य हैं, थोड़ा सा उड़ीसा बिहार की तरफ, जो गोट का करा रहे थे वो उसकी अलग पर्पस के करके क्लेम रेस कर दे रहे थे। अब क्योंकि वेटनेरियन जो गवर्नमेंट वेटनेरियन है वो हर जगह नहीं पहुंच पा रहा था गोट के लिए, और उसको कारकस भी नहीं दिखाया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि भाई इसको बाघ ले गया या कोई इस तरीके से ले गया। तो इसमें जब पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद तो यही आया कि बहुत ज्यादा मॉरल हैजार्ड है। तो सारी कंपनी, मतलब चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे गैर सरकारी कंपनी हो, गोट के इंश्योरेंस से पीछे हटने लगी हल्के हल्के। तो अभी मैं जानता हूं इस चीज को कि कराने में दिक्कत आती है, परंतु आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में इसको करा सकते हैं। कोई नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में कोई इसमें बंदी नहीं है। तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर होंगे उनके कार्यालय में जाएंगे तो वह आपको वहां की क्रियान्वयन एजेंसी का नंबर दे देंगे, वो आपके इंश्योरेंस जरूर करेंगे। जी जी ओम सर जी, ठीक सर, यही मतलब परेशानी आ रही थी। और सर जी जी, मेरे मित्र हैं आदरणीय तुलाराम जी, तो पटेल साहब,
उनके बेटे ने अभी मथुरा के पास जो गोट की एक ट्रेनिंग होती है उसकी ट्रेनिंग ली है। तो ऐसे व्यक्ति भी क्या इसमें सहयोग कर सकते हैं सर? देखिए, इसमें सहयोग, आप इसमें आपने ट्रेनिंग ली है तो जाहिर सी बात है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग ली होगी उन्होंने, कि वह किसी तरीके का उपक्रम लगाएंगे, है ना? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट लेने की और सर्वे करने की जो क्षमता प्रदान की गई है स्कीम में, वह वेटनेरियन और उसी के कार्यालय को दी गई है। तो वह अपना जो ट्रेनिंग ली है उन्होंने, उपक्रम में ली है, वह उनको असिस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप अपने वेटनेरियन के संपर्क में है कि भाई हम आपको इस गांव में, इस गांव में असिस्ट कर देंगे, तो वह उनके आपस का एक संबंध रहता है। परंतु जो डॉक्यूमेंट अंत में जाते हैं वो वेटनेरियन के सील साइन से ही जाते हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि आपके जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वह प्रचार एवं प्रसार का माध्यम बन सकते हैं। जैसे कुछ बीमारियां हो गई, या कभी कभी क्या होता है बच्चा फंस जाता है, इस तरीके के जो छोटे छोटे कार्य हैं वह क्या बोलते हैं, वेटनेरियन की सुपरविजन में जरूर कर सकते हैं। परंतु जो अंत में जो डॉक्यूमेंट सबमिट होता है वह वेटनेरियन की सील साइन से ही जाता है। अभी की भूमिका यही है सर। जी ओम सर, जी ओम, जी ओम। जी सर। जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय शरद भैया को सादर निवेदन करती हूँ अपना जी सवाल का। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज मुख्य अतिथि जिसे मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत मैंने साइलेज का प्लान डाला है, और मैं लगभग साल भर में 20,000 कुंटल साइलेज तैयार करके गाय के लिए उपलब्ध कराता हूँ। तो इसमें जो हम लोगों को इंश्योरेंस का जो रहता है, जैसे मशीनों का सारा इंश्योरेंस हो जाता है, लेकिन जो हमारा साइलेज होता है उसका इंश्योरेंस नहीं लेते सर। जो जी प्रोटेक्शन बनाते हैं हम साइलेज। हाँ, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है ना, वो आपका जो इनपुट कॉस्ट है सिर्फ उसी को इंश्योर करेगा, जी जी है ना? उसमें क्या होता है, जैसे क्योंकि मैं जहां पे भी जैसे मान लीजिए आप, जो मैं आपको उदाहरण देता हूँ फसल बीमा योजना का। फसल बीमा योजना में जो आपका सम इंश्योर्ड है वो आता है, जो डीएलटीसी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, वह ये निर्धारित करती है कि 1 हेक्टेयर में सोयाबीन उगाने के लिए कितनी लागत आएगी, और सिर्फ उसी लागत का इंश्योरेंस होता है, क्योंकि वह समान है। एक अच्छा किसान जो दिन में जो पूरे सीजन भर 3.5 महीने 4 महीने मेहनत करता है खेत में, उसके लिए भी वही लागत है, और जो मेहनत ही नहीं करता, वो ऐसी घास उग रही है उसके खेत में, उसके लिए भी। तो बीच में जहां मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आ जाता है कि भाई इसका मैनेजमेंट अच्छा है इसलिए इसकी उपज ज्यादा हुई, तो और जिसका मैनेजमेंट खराब है उसकी वो हुई, तो इस वजह कम हुई। इस वजह से क्या होता है कि जो इंश्योरेंस होता है वो आपकी इनपुट कॉस्ट का ही होता है। अब साइलेज जो है, साइलेज आप काफी एडवांस एंटरप्रेन्योर हैं, आप साइलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तरीके से फीड सिक्योर कर रहे हैं गौ माता के लिए, आप बहुत एडवांस हैं। इसमें आपको साइलेज के लिए मुझे नहीं लगता अभी कोई इंश्योरेंस कंपोनेंट अवेलेबल है। हाँ, हालांकि आप मशीन ले रहे हैं वो आपने जनरल इंश्योरेंस से करा लिया होगा, कि क्योंकि वो जनरल जी इंश्योरेंस में मशीन की फायर पॉलिसी भी आपने अपने वेयर हाउस की ले ली होगी। पर जी साइलेज के लिए मैं श्योर हूं अभी तक कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। अगर होगा तो हाँ मैं सर, जैसे अभी सर अभी मेरा जैसे पूना जा रहा है साइलेज, जी तो क्या है कि उसका साइलेज का इंश्योरेंस नहीं मिला। हम लोगों ने काफी कोशिश करी कि सर हाँ हाँ, इसका नहीं है इंश्योरेंस सर, अवेलेबल नहीं है अभी, जी क्योंकि सर वो एक जी सर एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है ना, एक तरीके से आप देखिए, जी जी और वो आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे है। जी सर जी सर। जी जी। सर ये डेयरी जो अभी लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ की डेयरी थी, वो बंद हो गई क्या सर अभी प्रोजेक्ट क्या? ये कोई पर्टिकुलर एग्जांपल है इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, बट हाँ, नहीं, लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपोनेंट अभी चल रहा है, जी चल रहा है। उस वो परस्पर चलता रहता है, और उसपे कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार, राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं आती है, तो 1-2 महीने के लिए जरूर रुक जाता है, परंतु बीमा जरूर होता है, ठीक है सर, क्योंकि इसमें थैंक यू। सब्सिडी कंपोनेंट होता है। आपको पता है कि उसके लिए बजट पास होता है, कभी कभी
सप्लीमेंट्री बजट भी लाना पड़ता है बीच के किसी सेशन में, तो वो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, परंतु इंश्योरेंस कंपोनेंट लागू है। जी सर, थैंक यू सर। जी जी धन्यवाद शरद भैया। और और भी हमारे सदन में किसी भाई का कोई सवाल है तो कृपया अपना हैंड रेज करें, और आदरणीय शुभम जी बिल्कुल तैयार है समाधान करने के लिए। और अगर दिनेश भैया आप अगर रेडी है तो आदरणीय दिनेश भैया। चलिए, दिनेश भैया तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, और मैं सदन में आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो। जी ओम। आज के चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता आदरणीय शुभम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों की और हमारे गाय पशुओं की जो बीमा की बात कही है, जो किसानों से बिल्कुल एक रीढ़ का कार्य है कि किसान से संबंधित हर किसान जो है गाय पालता है, पशु पालता है, बकरी पालता है। तो इसके लिए जो आपने बीमा के जो कारण हैं, जो किसान को समझ नहीं पाता है किसान, और उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। अगर कहीं एक्सीडेंटल हो जाता है, कोई किसी की पशु की मौत हो जाती है, तो उसको उसके नियम पता नहीं कि बीमा में हमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है, जिसके कारण जो है अधिकतर केस जो है उनको लाभ नहीं मिल पाता है किसानों को। और आपने उसका जो बताया कि हमें किस प्रकार से किसान को कौन कौन कार्रवाई से अवगत होना चाहिए, और वो कार्रवाई किसान को पूरी करना चाहिए। अगर कहीं कोई किसी का पशु का एक्सपायर हो जाता है तो उसमें क्या क्या हमें फॉर्मेलिटी करने पड़ती हैं, जो पोस्टमार्टम वगैरह है। कई किसान होते हैं उनका कोई पशु ख़त्म हो गया और उन्होंने उठा के और उसको बाहर कर दिया, फिर 2-3 दिन बाद वो आवेदन लेके ऑफिसों में चक्कर काटते हैं कि हमारा भैंस एक्सपायर हो गई है, उसका बीमा मिल जाए या मुआवजा मिल जाए। इसकी तमाम जो है जानकारियाँ मतलब हमारे को उसमें संज्ञान में आई हैं। तो आज हमको इसका आपके द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, किसानों को हम लोग निश्चित जागरूक करेंगे। और मेरा निवेदन है, जैसा आपने कहा है कि जो फसल का बीमा होता है उसकी लागत का होता है, ये भी बात सही है, परंतु किसान की फसल किन परिस्थितियों में उनका क्लेम होता है बीमा का, वो भी बताने का कष्ट करें कि किसान में प्राकृतिक आपदा जैसी कई जो घटनाएं होती हैं, किन किन घटनाओं में से किसान का बीमा क्लेम करने का उसको अधिकार होता है, वो भी बताने का कष्ट करें। ओम। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले जो मैं प्रथम भाग की तरफ जाऊंगा सर। सबसे जरूरी है कि हमारे पास पॉलिसी हो। आप कभी भी बीमा कराएं, आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। इसका उदाहरण मैं देता हूं कि भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई है, उसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे पे यह बाध्यता है कि हम हर कृषक के, क्योंकि मैं टिहरी, देहरादून और हरिद्वार अभी देख रहा हूं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर किसान के पास, चाहे वो सेब का हो, चाहे आड़ू का, माल्टे का, किसी का भी वो हो रहा और योजना के अंदर उसने बीमा, तो उसको हम डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भारत सरकार का डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है, जिसे बोलते हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और इस पे पिछले सीजन से पहले तक तो जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस समय नरेंद्र सिंह तोमर थे, उनका और यहाँ के जो गणेश जोशी जी थे, उन दोनों का लिखा हुआ संदेश तक जाता था। उसमें उसकी कौन सी फसलें हुई हैं, उसका टोटल बीमा राशि कितनी है, और कौन कौन से पेरिल है, यानी कि कौन कौन से जोखिम है जिनसे वो कवर है, उसकी पूरी जानकारी होती थी। और ये हम बड़कोट से लेके ऊपर उत्तरकाशी में जब था, उसके बाद थर्टीउड से लेके नैनबाग से लेके, मतलब इस तरीके से बिल्कुल सीमांत में जा जाके उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बाकी राज्यों में भी जो भी है, आप ये कहे कि मुझे पहले अपनी पॉलिसी चाहिए, और पॉलिसी में ये लिखा हुआ होता है कि आपको किस नंबर पे कॉल करना है। तो अगर हमारे पास पॉलिसी है तो कौन सा जोखिम हम ले ले रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम पैसे दे देते हैं, हमें जोखिम का ही अंदाजा नहीं होता। मान लीजिए किसी ने आपको पॉलिसी बेच दी, उसमें एक्सीडेंटल डेथ का कवर ही नहीं है ना। तो और द्विभाषीय में पॉलिसी जारी करना, यह भी बाध्यता है। आप उनसे कहिए कि मुझे मेरी
भाषा में, हिंदी में आप पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दीजिए। तो सर्वप्रथम हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, हम किस चीज के लिए पैसा देना चाहिए। अगर कोई पॉलिसी आपको नहीं देता है ना, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन का प्रोविजन होता है, बहुत सारी चीजें, परंतु आप सबसे पहले ये इंश्योर करिए कि उसके पास अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो सर्वप्रथम। उसके बाद उसमें साफ साफ अंकित होता है कि किस जोखिम से आप कवर है, ये प्रीमियम कितने रुपए का है, बीमित राशि कितनी है, और किन किन कितने समय अवधि के अंदर आपको इंटीमेट करना है ना। तो ये उसमें साफ साफ अंकित होता है। आप, क्योंकि पॉलिसी अलग अलग तरीके की होती है, मैं सभी के बारे में नहीं बता पाऊंगा, पर जितनी भी पॉलिसी होती हैं, ये IRDA एक रेगुलेटर है, हैदराबाद में इसका ऑफिस है, वो सभी इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है। तो उसने ये गाइडलाइन साफ करी हुई है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हर एक चीज का विवरण स्पष्ट होना चाहिए। तो अगर किसान के पास हिंदी में पॉलिसी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होगा, तो उसको अपने अधिकारों का पूर्ण तरीके से ज्ञान होगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरे पॉलिसी मेरे हाथ नाम से यह अभियान चालू कर दिया है, और इसकी मॉनिटरिंग DFS से होती है। हमको अपने गूगल शीट में इसकी फोटो डालनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, इतना अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम है। दूसरी बात, अब आप आए फसल के बारे में, तो फसल में अलग अलग तरीके की फसल है, दो मुख्य योजना है इसमें, मौसम आधारित फसल बीमा योजना है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। क्योंकि यहाँ पर मैं पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना देख रहा हूँ, इसका जो निर्धारण होता है वह स्वचालित मौसम केंद्रों से होता है। अब जैसे धनौल्टी में एक मौसम केंद्र लगा है, तो धनौल्टी के आसपास के क्षेत्रों का जितना भी जो मापी होगा वो उस उपकरण से होगा। तो उसमें व्यक्तिगत सूचना देने का प्रावधान नहीं होता है। उसमें अपने आप जो मापी उपकरण होता है वह देख लेता है कि भाई इसमें बारिश ज्यादा हुई है, बारिश कम हुई है, तो उसमें अलग से व्यक्तिगत देने का कोई प्रावधान नहीं है, अपने आप गणना हो जाती है और अपने आप क्लेम खाते में आ जाता है। हाँ, सेब और आड़ू में, हमारे यहाँ पर सेब और आड़ू में व्यक्तिगत नुकसान, क्योंकि उसमें अप्रैल से लेके जून के बीच में ओलावृष्टि होती है, तो आड़ू में और सेब में इसका प्रावधान है। अब आते हैं बाकी राज्यों में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल इंडिया में भिंड, मुरैना, इस तरफ पूरा जो इलाका है, यमुना का और इधर का इलाका जो है, वहां पर जनवरी फरवरी में ओलावृष्टि होती है। गेहूं के केस में जनवरी से लेकर फरवरी तक ओलावृष्टि होती है। 72 घंटे के अंदर 14447 पे आप ये नंबर लिख लीजिए, 14447, ये कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन है। इसमें आप से किसी भी संबंधित कोई भी जानकारी, किसी भी तरीके की शिकायत है, आप इस पे कॉल करके आप अपनी बारे में बता सकते हैं, और ये दूसरे की प्रतिबद्धता हो जाती है कि उसको आके सर्वे करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके। अगर आपको क्लेम नहीं मिला है, आपका बीमा नहीं हुआ है, किसी भी तरीके, आप सभी नोट कर लीजिए 14447, ये भारत सरकार की कृषि पोर्टल हेल्पलाइन है। इस पर कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन है, KRPH इसे कहते हैं, और किसी भी तरीके की आपकी शिकायत है आप इस पे नोट करवा सकते हैं, और ये संबंधित अधिकारी पे ट्रांसफर हो जाएगी। हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि हम रोज सुबह KRPH पे जो दर्ज हुई शिकायतें हैं उनका रोज सुबह लॉगिन करके उसको देखते हैं, और उसको हम उसी के दिन सॉल्व करना होता है, और उसकी मॉनिटरिंग होती है कितने समय से KRPH पे शिकायत पेंडिंग है। अगर आप KRPH पे भी कर सकते हैं, उसके बाद CM हेल्पलाइन होती है, आप CM हेल्पलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर अब आता है जोखिम। अब जोखिम में क्या होता है, मैं आप, क्योंकि सोयाबीन और धान और गेहूं लगभग हर जगह उगाया ही जाता है, खासकर मध्य में तो उगाया ही जा रहा है, तो राजस्थान को छोड़कर वहां पे व्यक्तिगत का नहीं है। बाकी राज्यों में योजना में व्यक्तिगत योजना का व्यक्तिगत सर्वे का प्रावधान है। उसमें अगर ओला पाला गिरता है, खासकर ओला समझ लीजिए, ओला अगर गिर रहा है और उससे नुकसान हो जाता है, आप इमीडिएटली जाके फोटो खींच लीजिए और कंप्लेंट कर दीजिए। फिर अगर मान लो जल भराव हो जाता है, जल भराव भी ऐसा नहीं है कि बारिश होगा तो थोड़ा जल भराव हो गई, अगर 2-3 दिन तक पानी रुक रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि जल भराव के कारण मेरे फसल को हानि होने का नुकसान है। बाकी लैंडस्लाइड और जो इस तरीके की होती है वो नीचे होती नहीं है, वो पहाड़ों पे ही होती है। नदी, और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि धान में जल भराव का कवर नहीं मान्य होता है, क्योंकि धान वाटर लवर होता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता पानी से। तो बाकी फसल जैसे सोयाबीन हो गई या उड़द मूंग हो गई, इसमें जल भराव का
कवर एक्सेप्टेड रहता है। रबी की फसलें हो गई जैसे लेंटिल हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, इनमें भी अगर जल भराव का समस्या रहती है, दलहनी फसलों में तो खासकर अगर जल भराव होता है तो इमीडिएटली आपको सर्वे देना है। जी जी बहुत सुंदर आपके द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है आदरणीय शुभम सर जी, मुझे लग रहा है कि वाकई में किसानों के हित में, और आप मध्य प्रदेश में रहे हैं, चूंकि उस समय भेंट नहीं हो पाई, आज आदरणीय पवन कुमार जी के माध्यम से आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हम बीच बीच में भी आपसे मध्य प्रदेश के, चूंकि किसानों के बीच में जा रहा हूँ, और किसानों को एक प्राकृतिक आपदा और रोग बीमारी के कारण जो फसल नष्ट होती है, इसमें अंतर बताया गया है। उसमें बीमा पॉलिसी में क्या, उसमें कौन सी जो है दोनों कवर हो सके, ऐसा कोई उपाय है क्या? हाँ, व्यक्तिगत आधार पे बीमारी का कवर नहीं है, पर अगर एक बड़े क्षेत्र में एक ही बीमारी से, जैसे मुझे याद है आज 2019 के आसपास एक बीमारी आई थी सोयाबीन में, अफलन की। उससे क्या हुआ था, फूल टूट गया था। तो झाबुआ, अनूपपुर, इंदौर और धार, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने सर्वे किया था। उसको बोलते हैं मिड सीजन बोलते हैं, और उसका नोटिफिकेशन डीएम निकालता है, डीडीए के कहने पे। आपके यहाँ डीडीए होते हैं। तो अगर एक बड़े क्षेत्र में सेम बीमारी से अगर नुकसान हो रहा है तो उसका नोटिफिकेशन निकलता है, और उसका पूरा उस यूनिट का सर्वे होता है। जैसे पटवारी हल्का कहते हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत कहते हैं, वहां पटवारी हल्का कहते हैं, और पूरे एरिया का सर्वे होता है अगर एक ही बीमारी से सभी जगह नुकसान हो रहा है। परंतु व्यक्तिगत तौर पर बीमारी का कवर उपलब्ध नहीं है। तो अगर चाहे बीमारी हो, चाहे इंसेक्ट के कारण, कीट के कारण अगर नुकसान हो, अगर बड़े क्षेत्र में हो रहा है तो उसको मिड सीजन के अंडर कवर करने का प्रावधान है। उसके लिए डीडीए साहब लेटर लिखते हैं डीएम साहब को, और डीएम साहब उसमें नोटिफिकेशन निकालते हैं मिड सीजन का। उसे कहते हैं मिड सीजन एडवर्सिटी ऑन अकाउंट पेमेंट। तो उसके में बीमारी कवर होती है, व्यक्तिगत के तौर पे ये उपलब्ध नहीं है। जी जी सर, यही समस्या है सर। जब हम बीमा कराते हैं, हमारा कोई बैंक में हमारा हर महीने या वर्ष जो है उसका प्रीमियम काटा जाता है खाते से, बैंक खाते से, या आपकी, लेकिन अगर व्यक्तिगत किसी की फसल को नुकसान हुआ है तो उसका क्लेम नहीं होता है। थोड़ी सी इस प्रॉब्लम में है कुछ, जो इस पर ध्यान देने की बात है, और जो योजनाएं जो बन रही हैं, जो क्रियान्वयन हो रहा है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कि हो सकता है एक किसान की फसल का में रोग लगा हो, दूसरे का नहीं लगा हो, उस क्षेत्र में नहीं लगा हो, तो इसका क्लेम तो होना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत रूप से जो लोगों का होता है बीमा, तो वैसे ही फसल का बीमा भी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्षेत्रवार देखा जाता है। ये प्रॉब्लम किसानों के साथ आ रही है सर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि किसान को सिर्फ 2% ही देना है प्रीमियम का, और रबी में 1.5% है, 2% है, बागवानी के लिए 5% है। और इसका जो प्रीमियम रेट है ना, वह L1 रेट के बेसिस पे होता है। उसका एक टेंडर होता है, उसमें सभी कंपनी जो भी क्रियान्वयन होती है उसमें प्रतिभाग करती हैं, और L1 बेसिस पे इसका निर्धारण होता है। होता यह है क्योंकि एक सब्सिडाइज्ड स्कीम है, इसमें सभी कवर भारत सरकार चाह के भी नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी भी अपनी वित्तीय सीमाएं हैं, जाहिर सी बात है। बट हाँ, परंतु अगर आप इसको अपने डीडीए साहब से अपना किसी तरह ज्ञापन से या लेटर के तरीके से अगर आप उपलब्ध कराएंगे, तो मुझे लगता है कि एक पहल हो सकती है। आप अपने डीडीए को ये अगर उपलब्ध, एसडीओ को दे दें तो और बेहतर है, वो आगे पहुंचा दे, पर डीडीए को दे दे तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी रंजना जी, आगे संचालन करें। जी जी, धन्यवाद आदरणीय। और मैं आगे आदरणीय अवैबन जी का हैंड राइज। जी सर, जी मेरा ये प्रश्न है कि ये जैसे मान लो मेरा किसान क्रेडिट कार्ड है, तो मैं उससे हमारा इंश्योरेंस कट जाता है, और लेकिन जो हमारा केसीसी नहीं बनाए हैं, तो जन सुविधा केंद्र से क्या हम बनवा सकते हैं? देखिए, दो तरीके इंश्योरेंस। की इसमें एंट्री होती है। अब केसीसी में ये आरबीआई की गाइडलाइन है
कि जो लोन डिसबर्स जब होता है, मान लीजिए आपकी 2 लाख की लिमिट है, तो 2 लाख की लिमिट में उनको प्रीमियम का अमाउंट जोड़ के बनाना है ना? तो जो आपका प्रीमियम का पार्ट होता है वो आपके केसीसी में निहित ही होता है, तो वो आपका कट जाता है ना? इसको बोलते हैं ऋणी कृषक, क्योंकि आपने पैसा लिया है बैंक से और उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसलिए आपको इंश्योरेंस हो रहा है ना? पर अगर आपके पास ऋण किसी तरीके का नहीं है, तो आप सीएससी पे जाकर आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मेरा कर दीजिए। वो सीएससी लॉगिन में जाकर वहां पे आपका एनरोलमेंट कर देंगे। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा खतौनी और जहां पे बुआई प्रमाण पत्र लगता है या एफिडेविट लगता है वो उसकी डॉक्यूमेंट रहता है। आप जन लोक सेवा केंद्र पे जाकर अपना बीमा करा सकते हैं। उसको गैर ऋणी के साथ में कहते हैं। बस आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने बताए, आधार कार्ड आगे पीछे, बैंक पासबुक की पहली पन्ना मतलब ऊपर नीचे जिसमें बैंक मैनेजर के सील साइन हो, मतलब जिसने उसको जारी किया है, खसरा खतौनी जिसमें आगे ऊपर खाता नंबर, खाता संख्या सब लिखी हो, लास्ट वाला कॉलम जिसमें कुल मतलब जो पार्सल होते हैं उसका सम दिख रहा हो, उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है और आपका बीमा हो जाएगा सर। जी जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय शैलेश भैया जी से निवेदन करती हूँ, जी उनका कोई अगर सवाल। जी ओम। शैलेश जी की पास करने से पहले मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन देख पा रही होगी? हाँ दिखाई दे रहा है दिनेश भैया। जी जी अभी आदरणीय पवन सर ने जो बात रखी थी कि हमने एक छोटा डॉक्यूमेंट योगाहार के माध्यम से तैयार किया था। भू संरक्षण और संवर्धन हेतु समाधान के प्रस्तावित बिंदु रखे गए थे योगाहार के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से, और जिसमें ये संदर्भ दिया गया था हमारे पुरातन था कि ताधेनुम शिरसा वंदे भूत भविष्य मातरम के जिस सारी धरा को भूत और भविष्य की जननी गौ माता को हम मस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। और ये महाभारत का अनुशासन पर्व से जब हमने कहानी और प्रेरणा आगे बढ़ाई, तो वर्तमान स्थिति गाय और गौशालाओं को शुभ लाभ की स्थिति में लाकर ही उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित और संवर्धित करने की बात रखी गई थी सदस्यों के माध्यम से। और वास्तव में वो बात आज प्रासंगिक भी है जब हमारे आज के आदरणीय मुख्य वक्ता अपनी बात रख रहे हैं इंश्योरेंस के संबंध में। हाँ, और हमने इससे संबंधित ये लेटर लिखा था। इसमें समस्या के अगर मैं शॉर्ट में जाऊं तो समस्या के कुछ मूल बिंदु थे जिनको हमने देखा था अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से। गौपालन को अधिक साफ सफाई की आवश्यकता से लेकर के गौपालन को मेहनत और बंधा हुआ कार्य माना जाना, और इन व्यवहारिक मानसिक कारणों से गाय की अनदेखी जो हुई है, उन कारणों में शायद जो इंश्योरेंस की बात की जा रही है, ये लाभ और शुभ लाभ की स्थिति की बात आगे बढ़ा सकती है। और जो पौष्टिक चारे की बात, कमी और चारागाह, गोचर भूमि की कमी, ये बात भी रखी गई है। मुझे लगता है कि इन बिंदुओं का भी हमारे इंश्योरेंस से अवश्य ही कुछ लेना देना होगा। और ग्रामीण चारागाहों की परंपरा जो लुप्त प्राय हो गई है, ये मूल बिंदु रखे गए थे। इस तरह से लगभग 10 मूल बिंदु हमने इसमें रखे थे। और इसमें जो इंश्योरेंस की बात भी थी, संरक्षण की बात भी थी, और समाधान के साथ इसी के साथ समाधान के कुछ बिंदु रखे गए थे, जिसमें समग्र गौशाला प्रबंधन, पौष्टिक चारे की उपलब्धता, गोचर भूमि की उपलब्धता, चरागाह परंपरा को पुनर्जीवित करने की बात सामने आई थी, ग्रामीण आधारित समुदाय और गौशाला को प्रोत्साहन करने की बात से लेकर के ग्राम पंचायत स्तर पर कैसे हम पशुओं के स्वास्थ्य जो केंद्र हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, और ग्रामीण दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की व्यवस्था उसमें रखी गई थी। मूल्यवर्धन गोबर उत्पाद उद्यमिता केंद्रों को प्रोत्साहन करने की बात, और इको फ्रेंडली गृह जागरूकता की बात हमने रखी थी।
और ग्रामीण पर्यटन स्कूली शिक्षा में गाय को महत्व देने की बात सामने आई थी आप सभी के माध्यम से। और ये कोई अगस्त माह की बात है जब ये वार्तालाप और ये पत्र हमने जारी किया था और बहुत जगह भेजा हुआ था। तो गौपालन को राजनीति से दूर रखने की बात भी आप सभी के माध्यम से सामने आई थी। मैं आदरणीय पवन सर से निवेदन करूँगा कि वो मार्गदर्शन करें कि मैं इसमें किन पहलुओं को सामने ला सकता हूँ या फिर किन बिंदुओं को इसके माध्यम से उजागर कर सकता हूँ, जो सभी आदरणीय सदस्यों ने हमें इसमें मार्गदर्शन दिया था। जी सर। जी, धन्यवाद दिनेश जी। बहुत अच्छा ये पत्रक बना था इस उद्देश्य के साथ कि हमारे जो गाय के ऊपर जो चिंतन हुआ और पशुधन के ऊपर जो चिंतन हुआ, उसके संदर्भ में हम अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी संबंधित विभाग, सरकार के उपक्रम और संस्थाएं, उनके साथ इसके ऊपर संवाद स्थापित किया जाए। तो आज ये एक शुरुआत थी कि हम मतलब आज ये मैंने इसलिए अनुरोध किया था कि इसको हम इस चीज़ को भी रिवाइज कर लें जो काम हमने पूर्व में किए हुए हैं, और इस पत्रक की कॉपी शुभम जी को भी प्रेषित हम कर देंगे, उनको मैं भेज दूंगा, जिससे कि वो भी इसमें देख लें और एक दिन हम इसके ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं और विशेषकर कृषि संबंधित क्षेत्र में, तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जुड़ाव जो है कि एक चीज़ अगर अच्छी हो रही है या एक चीज़ कोई अच्छी नहीं हो रही है, उसका प्रभाव दूसरे घटक पर भी पड़ता है। तो इस घटक को हमने संबंधित समझने का प्रयास किया था, और इन सब चीज़ों में केवल समस्याओं को ही नहीं, उसके समाधान को भी हमने देखने का प्रयास किया कि हमारे ही सदस्यों में या हमारी जानकारी में इसका समाधान कौन-कौन व्यक्ति ने किस-किस तरीके से चीज़ों का समाधान किया है और किस तरह से वो आगे बढ़ कर के अपने कार्यों को स्वयं संपादित कर रहे हैं या उसमें एक समाधान अपने परिप्रेक्ष्य में दे पा रहे हैं। तो ये पत्र ये तो एक 5 पन्ने का पत्र है, लेकिन इसके साथ एक 11 पन्ने का एक डिटेल्ड केस स्टडीज भी इसके साथ सम्मिलित थी, जिसको कि शेयर भी हमने किया था, ग्रुप्स में भी शेयर किया था। तो हम आज शुभम जी को भी ये पत्र मैं प्रेषित कर दूंगा व्हाट्सएप से, और उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इसको देखें, उस पर अपनी टिप्पणी दें, और जो उनका कार्यक्षेत्र है, जो बीमा का कार्यक्षेत्र है और जो जिसका वो आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं इसमें से वो अपने उसमें से लें और हमें भी अपने सुझाव इसमें दे दें, क्योंकि अगर हम इसको पूरे पढ़ने के जाएंगे तो बहुत सारा इसमें समय लगेगा। तो और अभी बहुत सारे अभी हैंड रेज्ड भी हैं, समय भी लगभग अब 10-1 मिनट बाकी है। तो इस चीज़ को मैं देखते हुए मैं आगे का सत्र के लिए मैं संचालित करने के लिए मैं रंजना जी से भी अनुरोध करूंगा, और साथ ही उससे पहले दिनेश जी अगर कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहें, कुछ बात कहना चाहें, तो उनका भी स्वागत है, और अपनी बात कह के फिर अगले जो हैंड रेज्ड हैं उन तक के हम पहुंचे, और फिर शुभम जी के भी इसमें टिप्पणी अंत में हम लोग ले लेंगे। आज का जो कार्यक्रम हमारा हुआ है, उनके क्या अनुभव रहे और उनके क्या विचार रहे। तो दिनेश जी पहले आप अपनी बात कहिएगा, फिर उसके बाद। जी, जी। आदरणीय धन्यवाद। और ये जो पत्रक है आप शुभम जी तक भेज रहे हैं, इसका भी धन्यवाद। और क्योंकि इसमें समाधान जो समस्याएँ हैं, समाधान है और लोग क्या कर रहे हैं, जो आपने बात कही है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये हमारे समाज के लिए लाभदायी हो सकता है, या इसमें कुछ और इनपुट भी आ सकते हैं। दूसरी बात कि आदरणीय शैलेश जी का हैंड रेज़ तो है ही है, लेकिन साथ में उनके बाद आदरणीय रोमीराम जी भाई साहब, अगर उन तक आवाज़ पहुँच रही हो, तो क्योंकि इस क्षेत्र में वो भी कार्य कर रहे हैं, वो भी प्रश्न रखना चाहें, तो उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा। मेरी बात यहीं तक। धन्यवाद। प्रणाम। हेलो, सबको नमस्कार साहब। सेमल साहब, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, हमारे मुख्य अतिथि जी ने हर विषय में बहुत अच्छे तरीके से हमें जानकारियाँ दी है, और उन्होंने जो हमें एक नंबर दिया है
14447 वाला, वो बहुत ही हम किसानों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल नंबर है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं अपने मुख्य अतिथि जी को ये जरूर बताना चाहूंगा कि योजनाएं और सरकारें लगभग सभी ठीक होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जब तक धरातल पर नहीं होता है तब तक बड़ी दिक्कत है। मैं इनके संज्ञान के लिए थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अभी 2014-15 में डिफेंस से उत्तराखंड में लगभग 2500 से ज्यादा गौवंश हम काश्तकारों के लिए प्रोवाइड कराए गए थे बड़े कम रेट में, और उसमें लगभग 4,500 और 5,000 रुपए पर फार्मर को इंश्योरेंस के लिए राशि जमा करानी थी, जो हमने करवाई भी थी। और उसमें ये भी था कि जब ट्रेवलिंग में कोई घटना घटती है या कोई भी गौधन को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। उसके बदले में दूसरा या तो गौवंश उपलब्ध कराया जाएगा या उनके किसानों को उसके बदले में इंश्योरेंस के रूप में जो राशि तय थी वो मिलेगी। लेकिन ये खेद का विषय है कि मेरे ही ब्लॉक शहसपुर में ऐसे कई किस्से हुए हैं जिनके गौधन वहां से यहाँ आते आते इतने डैमेज हो गए थे कि अधिकांश मरे हैं, लेकिन उनका इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस राशि हम लोगों से जमा करवाई गई थी, मुझे नहीं लगता कि एक भी किसी किसान को उसका पैसा मिला होगा। जबकि ऐसा नहीं है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन देने में देरी की हो या उनके टैग ना लगे हों, सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी नहीं हुआ। और ये एक और विषय में बार बार रखता हूँ, वो आज के इस सब्जेक्ट से हट करके है कि किसानों को कुछ सालों से एक और ज्यादा अतिरिक्त बोझ ढोना पड़ रहा है। वो ये है कि अगर आज से पहले अगर कोई भी पशु मरता था, चाहे वो भैंस हो चाहे गाय हो, तो उसको उठाने वालों की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि वो अपने आप उनको इन्फॉर्मेशन दो तुरंत उठा करके ले जाते थे। जब से कोरोना काल से थोड़ा सा पहले से एक ऐसा इन ठेकेदारों ने एक ऐसा आपस में समन्वय बिठाया है कि किसानों को मरे हुए पशुओं का भी बहुत पैसा देना पड़ता है। 500 रुपए से लेकर के 5-5 हजार रुपए उनको उठाने के देने पड़ रहे हैं। तो किसानों के लिए मुख्य अतिथि जी के, क्योंकि मुख्य अतिथि जी हमारे बहुत सक्षम है, मैंने इनके बारे में अच्छी तरह से सुन रहा था, तो मैं आपके संज्ञान में ये चीज लाना चाहता हूँ कि वास्तव में किसानों के लिए धरातल पर यदि आप ही के तरह अधिकारी लोग अगर दिलचस्पी से काम करें और इन किसानों को अगर बचाया जाए, तो जिस तरह से भारत सरकार ने एक से एक योजना चलाई, आपने बताया, तो हमारा किसान दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर सकता है, उसकी आय दुगनी हो सकती है। लेकिन अभी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे सेमवाल साहब मुझे बाद में बोलेंगे कि तुम हर जगह टिप्पणी करते हो, लेकिन ये सच है कि अभी जो इंश्योरेंस और ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी। जी सर, ये मैं नहीं कहूंगा ये गलती है, ये ग्रीवांस है सर, ये ग्रीवांस में आता है। और जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि पिछले दशक में इस तरीके की दिक्कतें आई थी, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास अगर पॉलिसी है तो आप एक पावरफुल नेगोशिएटर हैं। आप अपने पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट, कभी भी आप इंश्योरेंस कराएं, आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट लीजिए। दूसरा, ओम्बड्समैन में आप, एक चीज होती है बीमा ओम्बड्समैन, अगर आपने बीमा ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करा दिया, आप अभी भी उस केस की अभी भी कंप्लेंट करा सकते हैं। बीमा ओम्बड्समैन आप सभी नोट कर लीजिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन भी होता है और बीमा ओम्बड्समैन भी होता है। उसके पास इतनी ताकत रहती है कि वह कंपनी के सीएमडी, जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है, उसको भी डायरेक्ट कर सकता है कि मेरे सबसे छोटे किसान को क्लेम दिया जाए। तो आप अभी भी, और दूसरा मैं आपको माध्यम बताता हूं, इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं लगता है, आपको सिर्फ एक लेटर देना है, वहां कोई ऐसा नहीं कि खर्चा लग रहा है। दूसरा, कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसमें क्योंकि है ना, तो कंज्यूमर फोरम में भी, हालांकि उसकी थोड़ी सी फीस रहती है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल छोटी फीस है,
परंतु उसमें भी आप डाल सकते हैं, तो आपको तुरंत लाभ। अभी भी अगर आप वो जो ग्रीवांस आपको 2014 का भी है, तो भी आप बीमा ओम्बड्समैन में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। आप सबको अब लेटर लिख देना है कि ये मेरा पॉलिसी नंबर था, ये बीमा कंपनी थी और यह राज्य सरकार के अधिकारी थे। आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर न्यायोचित कदम लिया जाएगा, वह व्यवस्था में उपलब्ध है। जी, मैं हो सकता है आपको शायद सेटिस्फाई किया होगा अपने आंसर से सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपके नज़दीकी हूँ, यहाँ विकास नगर तहसील में रहता हूँ। कभी सर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप जरूर आइए, मैं आपका नंबर सिमरल साहब से ले लूंगा। आप जी जी, जैसे विकास नगर में मैं जाता रहता हूँ, मेरा राजपुर रोड पे मेरा कार्यालय है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। बहुत दूसरा बढ़िया सर, सर। मैंने अभी सेमवाल जी की प्रेजेंटेशन में देखा चरागाह, और मुझे लगता है उस प्रेजेंटेशन हालांकि वो मूव हो रहा था, मैं सारे पॉइंट नहीं देख पाया, परंतु ये बड़ा ही मार्मिक विषय है चरागाह का। हमारी चरागाहें खत्म होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही है, बिल्कुल। और हमारे जो देसी गोवंश हैं वह कहीं से अवतरित नहीं हुए हैं, वह हमारे साथ इवॉल्व हुए हैं। जिस तरीके का दूध हमें पचता है, जिस तरीके की इम्यूनिटी हमें चाहिए, वह हमारे देसी गोवंशियों जो है उसी से ही मिलेगी। हम इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकें, बट आप देखिए कि वह जो गाय होती है वह स्थायी रहती है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है। तो जी हम उत्पादन के चक्कर में बहुत कुछ नुकसान कर रहे हैं, और चरागाहों की जो कमी है वो तो सब हम देख ही रहे हैं, प्लॉटिंग में कट गई है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही समझदार वाला जो पॉइंट है सर, मुझे लगता है चरागाह का पॉइंट है, जो खत्म होते जा रहे हैं। और चरागाह अगर नहीं होंगे तो हमारा पानी बाढ़ बनेगा, नीचे नहीं जाएगा। चरागाह का अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, नेचर में भी, इकोलॉजी में भी। एक पूरा इकोसिस्टम वहां पे उत्पन्न रहता है, गाय वहीं पे घूमती है, चरती है, पूरी साइकिल रहती है। तो मुझे लगता है कि सर बहुत अच्छा स्टेप है ये। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जी जी जी, आदरणीय पवन कुमार सर। जी जी, मैंने शुभम जी जो दोनों पत्र बने हुए थे उसकी प्रेजेंटेशन और वो आपको व्हाट्सएप कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा और फिर उस पर विचार विमर्श करने के लिए और आगे चर्चा करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो एक दिन और हम सबके साथ संवाद कर लेंगे। जी सर, जी सर। और इसके साथ ही मेरा अनुरोध ये रहेगा कि नर्मदापुरम में जो कार्यक्रम अभी चल रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, उसमें केसला ब्लॉक में जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं, उनके एक एक गाय है, वो गाय के साथ बहुत उनका अच्छा संबंध है, उन किसानों तक यह बात इस बीमा का जो उपक्रम है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ के उनके साथ उस विषय पर भी उनको जानकारी अपने बाकी कार्यों के साथ उसको दे देंगे, तो हो सकता है कि वहाँ के किसानों को इसका फायदा मिले जो बीमा के माध्यम से उनको मिल सकता है। और जो गाय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनकी आजीविका के लिए, जो एक केस शुभम जी ने भी बता रखा था, उसी तरह से केसला के विकास खंड के और अन्य विकास खंड के जो छोटे किसान हैं उनको हमारे इन कार्यक्रमों का सरकार की योजनाओं का उसका फायदा मिलने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। तो जब भी ऐसी किसानों के साथ मीटिंग हुई तो उनके साथ सामान्य रूप से चर्चा करते हुए उनको इस कार्यक्रम उपक्रम के बारे में और वहाँ के जो भी स्थानीय हमारे प्रतिनिधि होंगे, मध्य प्रदेश के जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हुए और यदि आवश्यक हुआ तो उन मीटिंग्स में जहाँ तक ये संभव हुआ तो उनको भी बुला करके, रोज तो नहीं आप आ सकते हैं लेकिन 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार आके अगर साक्षात्कार आमने सामने हो जाता है तो उसका फायदा हमारे छोटे कृषकों को भी मिल पाएगा और इस प्रकार से छोटे छोटे कृषकों को भी आगे बढ़ाते हुए उनके जो जीवन में जो कठिनाइयां हैं उसको हम दूर करने पर अपना योगदान कर सकते हैं। जी मुन्नीलाल जी, आप इस चीज को आगे करते हुए जो भी संबंधित हैं उनका एमपी में जो हमारे अब वो हैं शुभम जी हमें नंबर दे देंगे, तो उनके साथ हम आगे वार्तालाप करते हुए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद।
जी धन्यवाद। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सर, और बहुत ही उपयुक्त जो किसानों की मांग थी सर, मैंने आपको भी अवगत कराया था कि किसान फसल की बीमा की और पशुओं की बीमा की जो आवश्यकता है, उसकी समझ की आवश्यकता है और उस मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। मैं आदरणीय शिवम जी से निवेदन करूंगा कि मुझे मध्य प्रदेश में जो अभी वर्तमान में जो काम देख रहे हैं आपके जगह, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, और आपसे भी मैं चूंकि हरिद्वार आने वाला हूं तो एक दिन का मार्गदर्शन चाहता हूं। आदरणीय पवन कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आपसे अगर मार्गदर्शन हो जाए या वेबिनार के माध्यम से जो संभव हो सके, आपसे जरूर हम सबको एक प्रशिक्षण टाइप का हो जाए, ताकि हम किसानों के साथ अपनी बात रख सके। हमारे जो हम जहाँ काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हर किसान अपने गाय अपने घर में बांधता है, देसी गाय का सेवा करता है, उसको चराता है जैसा, और वहाँ का जो वातावरण है वो और बढ़े और उनका मनोबल बढ़े, उनको अगर कहीं क्षति हो जाती है तो उसकी पूर्ति हो। इस उद्देश्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं, तो हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, ऐसी उम्मीद और आशा विश्वास है सर। और मैं जो आपने मार्गदर्शन दिया है आदरणीय पवन कुमार जी ने कि मध्य प्रदेश के उन किसानों को हम इसके बारे में भली भांति सबको समझाएंगे और बताएंगे, ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ हो पाएगा और वो समृद्ध बन पाएंगे। जो उद्देश्य है हमारा जो कार्य करने का कि किसानों को समृद्धि कैसे मिले, इस पर हम खरे उतर पाएंगे। जी ओ। जी, अतिशय सुंदर, धन्यवाद सर। और मैं अब हमारा समय हो गया है और आज के हमारे मुख्य वक्ता जी ने अतिशय सुंदर महत्वपूर्ण जानकारी सदन में दी, और मैं उनका भी आभार और हमारे योग शिक्षक का आभार करने के लिए आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, कृपया आप आए और आज के योगाहार कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर चले। जी आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। आदरणीय श्री मुन्नेलाल भैया जी। धन्यवाद। और शायद एक आध 2 मिनट का अगर अनुमति हो सदन की, शायद शरद वर्मा जी ने और एक शैलेश यादव जी ने हैंड रेज किया था। अगर 1-1 मिनट का 2 मिनट और लग जाएंगे तो मैं निवेदन करूंगा सदन से कि उनको भी आमंत्रित कर लें। आदरणीय रंजना जी। जी 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 आदरणीय शैलेश जी का हैंड राइज था। आदरणीय शैलेश यादव जी तक आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं, अपनी बात रखें। आदरणीय शरद वर्मा जी। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो आप आज की इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे। आज की योग शिक्षिका आदरणीय सुजाता जी, और आज के आदरणीय चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता आदरणीय सोम जी, और उपस्थित सदन का आभार ज्ञापित करके आज के इस कार्यक्रम को ही विराम देंगे। सुबह मिलते हैं 5:30 बजे नए एक शिक्षक, नए चीफ गेस्ट, प्रमुख वक्ता के साथ। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ओम। ओम। सभी को सादर प्रणाम। ओम।